हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं CUET का प्रैक्टिस टेस्ट 9th नंबर का, ठीक है ना। और जो हमारा सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग। तो जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो रीजनिंग पर बेस्ड करने वाले हैं, ठीक है ना। अभी तक हम लोग जो है 8 प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने जिस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा गया उसके डिटेल सॉल्यूशन को हमने समझा, ठीक है ना। केवल क्वेश्चन का आंसर नहीं, उसका डिटेल सॉल्यूशन भी हमने समझा कि भाई उसका पूरा डिटेल क्या है, कैसे आप भाई जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है वो क्वेश्चन के अलावा कुछ और पूछ लिया जाए, बिल्कुल जरूरी थोड़ा ना है। इसलिए उस टॉपिक से यदि कोई और भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाए। तो केवल आपको जो है क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलने वाला, पूरा डिटेल सॉल्यूशन से क्या होगा कि आपकी तैयारी भी कम समय में बहुत अच्छे से हो जाएगी और आप भी जो है बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे CUET में, ठीक है। CUET का जो पेपर है वो आपका मई में है, ठीक है, UG का, ठीक है। और उसमें आपका जो जनरल टेस्ट का पार्ट आएगा उसमें आपका आएगा रीजनिंग, ठीक है ना। रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। 25 क्वेश्चन आपके जनरल मैथ के होंगे, 25 आपके जनरल नॉलेज के होंगे। टोटल आपके 75 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको जो है 60 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। 15 क्वेश्चन आप लेफ्ट कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, वो आपको सोचना है, ठीक है। तो मैं आपको एक भी क्वेश्चन रीजनिंग का लेफ्ट नहीं करने दूंगा, एक भी क्वेश्चन, बस जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं उतना आप पढ़ते जाएं। इसीलिए मैंने ये मीडियम चुना कि भाई आप अगर क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे तो क्वेश्चन भी आपका तैयार होगा, प्लस आपका टॉपिक भी तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। जितनी बार वो टॉपिक उस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे उतनी बार हम उस टॉपिक को समझेंगे, ठीक है ना, पूरा डिटेल समझेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार मैंने करा दिया हो गया, नहीं, ऐसा नहीं। जितनी बार आया आप मेरे जो है वो 8 प्रैक्टिस टेस्ट उठा के देखिए, आपको पूरा डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा हर एक टॉपिक का, ठीक है ना। इसीलिए मैंने हर एक प्रैक्टिस टेस्ट को 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि भाई उसमें आपका क्या हो जाएगा कि अगर एक ही पार्ट में रहेगा तो फिर 2.5 से 3 घंटे का एक प्रैक्टिस टेस्ट हो जाएगा, जो कि बहुत लेंदी हो जाएगा आपके लिए। इसलिए मैंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है कि आपके लिए समय भी सही रहे और आप आसानी से हर चीज को समझें। और जितना मैंने आपको कराया जितना आप कर लेते तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, रीजनिंग का नहीं छूटेगा एक भी क्वेश्चन। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज भी मैं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन लेकर के आया हूं। आज की क्लास भी बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस टेस्ट जो 9th नंबर का उसको स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया है इसको समझते हैं और फिर उसका हम सोल्यूशन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। अब आपको यहां पर देखिए वर्ड दिया गया है कि काऊ का रिलेशन किससे है, कॉफ से है। उसी प्रकार से लॉयन का रिलेशन किससे होगा, गाय का संबंध बछड़ा से है तो शेर का किससे होगा। तो अब यहां पर देखो ऑप्शन दिया गया है कि लॉयनलेस अर्थात शेरनी, कब अर्थात शावक, कॉफ मतलब बछड़ा, बेबी लॉयन मतलब बेबी शेर। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है एनोलॉजी से। किस टॉपिक से पूछा गया है, ये पूछा गया है, एक आपका टॉपिक होता है, ठीक है ना, एनोलॉजी टेस्ट, ठीक है ना। क्या होता है, टॉपिक का नाम क्या है, एनोलॉजी टेस्ट, और हिंदी में हम इसको बोलते हैं सादृश्यता परीक्षण, जो जिसमें आपके 3 टाइप्स होते हैं। एक आपका वर्ड से रिलेटेड पूछा जाता है, नंबर से रिलेटेड पूछा जाता है और अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अल्फाबेट की बात जब भी आती है तो बात होती है A to Z की, और जब भी बात A to Z की होती है बात होती है 1 to 26 की। क्योंकि मैंने आपसे हर बार कहा है कि जब भी अल्फाबेट आए, अल्फाबेट को हमेशा उसके कोड के द्वारा आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। कोड क्या है, वही जो आप A to Z पढ़ते हैं। तो आपने कहा A फर्स्ट पे आता है, Z 26 पे आता है,
तो आप उसको कोड को लेके जब करेंगे बहुत आसानी से हो जाएगा। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, अब आपको जो है यहाँ पे करना कैसे है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जरा उसको समझते हैं। देखिए एक बात जरा समझो, आपके पास एक तराजू है, तराजू में दो पलड़े हैं। अब दोनों जो पलड़े हैं वो बराबर होने चाहिए। यहां पर ये चीज है कि भाई जो तरीका आपका इधर लगेगा, जो कॉन्सेप्ट, जो रिलेशन काऊ का कॉफ से है, वही रिलेशन लॉयन का होगा यहां पर। तो आपने कहा कि भाई गाय के छोटे बच्चे को बछड़ा कहते हैं, ठीक है ना। गाय के छोटे बच्चे को क्या कहा जाता है, बछड़ा कहा जाता है। अर्थात काऊ का रिलेशन कॉफ से क्या है कि काऊ का जो छोटा बच्चा है, अर्थात गाय का जो छोटा बच्चा है उसको हम कॉफ कहते हैं, उसको हम बछड़ा कहते हैं। तो जो लॉयन है, जो लॉयन है, लॉयन के छोटे बच्चे को क्या कहा जाता है, कब कहा जाता है, सावक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सावक कहा जाता है। तो जिस प्रकार से काऊ के अर्थात गाय के छोटे बच्चे को हम बछड़ा कहते हैं, उसी प्रकार से लॉयन के छोटे बच्चे को हम कब कहते हैं, सावक कहते हैं। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, दोनों पलड़े बराबर हो गए, जो कॉन्सेप्ट इधर लगा सेम वही कॉन्सेप्ट इधर लगाया गया, ठीक है ना। तो एनालॉजी टेस्ट में आपको ये ध्यान देना होता है कि जो आपका कॉन्सेप्ट इधर लगेगा सेम वही कॉन्सेप्ट आपको इधर लगाना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका जो है एनालॉजी टॉपिक से ही पूछा गया है, ठीक है ना। किस टॉपिक से पूछा गया है, एनालॉजी से, ठीक है। ये भी आपका एनालॉजी से पूछा गया है। मैंने आपको बताया कि एनालॉजी 3 पार्टों में डिवाइड होती है, ठीक है। एक वर्ड एनालॉजी, एक आपका नंबर एनालॉजी और एक आपका जो है अल्फाबेट एनालॉजी। एक पार्ट होता है आपका अल्फाबेट एनालॉजी, ठीक है ना, अल्फाबेट एनालॉजी, ठीक है। तो वर्ड एनालॉजी में शब्दों की बात होती है, नंबर एनालॉजी में संख्याओं की बात होती है और अल्फाबेट एनालॉजी में A to Z की बात होती है। और जैसे ही बात अल्फाबेट की होगी, A to Z की बात होगी, तो बात होगी 1 to 26 की। 1 अर्थात A, Z अर्थात 26 या 26 अर्थात Z। क्लियर है। तो अब जैसे यहां पे देखो दिया गया है, ये क्वेश्चन आपका अल्फाबेट एनालॉजी से पूछा गया है। किससे पूछा गया है, अल्फाबेट एनालॉजी से। और यहां पे लिखा है कि कार का रिलेशन किससे है, 88 से। उसी प्रकार से बाइक का रिलेशन किससे होगा, 108 से होगा कि 234 से होगा कि 188 से होगा कि 27 से होगा। तो अब एक चीज देखिए, आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले ये निकालना है कि CAR, कार से 88 आया कैसे। तो भाई अगर हम बात करें अल्फाबेट की, देखो बात हो रही है अब अल्फाबेट की, बात हो रही है A to Z की। A to Z की अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं उसके कोड की। एक बार मैं आपको कोड का रिवीजन करा देता हूं। जैसे A के बाद क्या आएगा, B के बाद C के बाद D के बाद E के बाद F, फिर आपका G, फिर आएगा H, फिर क्या आएगा आपका I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y एंड ये क्या है आपका Z। अब जरा यहां पर देखिए, A का कोड कितना है 1, B 2, C 3, D 4, E 5, F 6, G 7, H 8, ओके। फिर I 9, J 10, K 11, L 12, M 13, N 14, O 15, P 16, Q 17, फिर आ जाएगा आपका R 18, S 19, T 20, U 21, V 22, W 23, X 24, Y 25 एंड Z हो जाएगा 26। ओके। तो अब ये तो सीक्वेंस की बात हो गई, लेकिन आपको रैंडमली भी याद होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछता है कि N का, तो आप बोलेंगे 14। अगर कोई बोलता है U तो 21, S आपका 19, V 22, ठीक है ना।
तो ये कोड आपको याद कर लेने हैं। कैसे याद होंगे? जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए हमेशा आप अल्फाबेट के कोड की बात करिए। एक बार आप ऐसे पढ़ लीजिए, एक बार दिन में और पढ़ लीजिए, अपने आप सारे कोड याद हो जाएंगे। क्योंकि कोड के माध्यम से जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। कैसे अभी देखते हैं। तो ये तो इनके कोड हैं, ठीक है ना, ये इनकी प्लेस वैल्यू है। तो जो आपकी 1 से स्टार्ट हुई कहां तक पहुंच गई 26 तक। हर एक अल्फाबेट की एक प्लेस वैल्यू है, अर्थात जिस प्लेस पर वो आया है उस प्लेस की वैल्यू उस प्लेस वैल्यू के नाम से वो जाना जाता है। जैसे मालूम मैं कह दूं कि भाई 10 पे कौन आएगा, तो आप कहेंगे जे आएगा। अब ये हम काउंटिंग कहां से करते हैं, तो ए से करते हैं, ठीक है ना। मैं आपको एक चीज बता दूं कि जहां पे ए लिखा है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, जहां पे जेड लिखा है उसको हम राइट हैंड साइड कहते हैं, ठीक है। बाकी जो अल्फाबेट लिखे हैं उनका अगर लेफ्ट राइट के लेने की बात आए तो उनका लेफ्ट राइट जो है हमारे आपके लेफ्ट राइट के अकॉर्डिंग होता है। जो हमारा लेफ्ट उसका लेफ्ट, जो हमारा राइट उसका राइट। क्लियर है बात, मेरी समझ में आ रही है। तो ये तो कोड की बात होगी, ठीक है। याद करने के लिए कुछ शॉर्टकट फॉर्मूले भी होते हैं। आपको एक इजोटी मिल जाएगा, EJOTY, ठीक है ना, EJOTY इजोटी मिल जाएगा। एक आपको सिफ्लोरॉक्स मिल जाएगा, CFILORUX। इजोटी 5-5 के अंतराल पे लिया जाता है और सिफ्लोरॉक्स को 3-3 के अंतराल पे लिया जाता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भाई आप फार्मूले के चक्कर में पढ़ो ही मत। आप ये भूल जाओ कि नहीं मैं लिख लूंगा कि मैं फार्मूले से निकाल लूंगा। आप इस चीज पे फोकस करो कि नहीं मैं इसको याद कर लूंगा। आपको रट्टा नहीं मारना है कि ए का 1, बी का 2, सी का 3। आपको केवल इनको एक बार पढ़ लेना। भाई अल्फाबेट तो सबको पता है ना, अल्फाबेट तो आपको सबको आता है, शुरू से पढ़ रहे हैं, छोटे से पढ़ रहे हैं। तो फिर बात हो सर अल्फाबेट क्यों पढ़ा रहे हैं भाई फिर से। तो अल्फाबेट की अब जरूरत है, ठीक है ना। रीजनिंग कोई सब्जेक्ट बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं है, पहले तो रीजनिंग सब्जेक्ट ही नहीं है, ठीक है ना। रीजनिंग केवल एक लॉजिक है, केवल एक थिंकिंग है। रीजनिंग आपके इसमें क्यों आती है? क्योंकि भाई आपका आईक्यू लेवल चेक करने के लिए कि आपका आईक्यू लेवल कैसा है, आप कितनी जल्दी किसी चीज को सोच पाते हैं। जैसे अब यही क्वेश्चन है, इसमें कुछ है क्या? नहीं, अल्फाबेट से पूछा गया है। अब जैसे अल्फाबेट से अगर हम बात करें, अल्फाबेट के कोड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो देखिए कितनी आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। चुटकियों में आप तुरंत यहां पे इसको लगा पाएंगे। आपको ये सबसे पहले ये देखना है कि भाई CAR के द्वारा 88 कैसे आया। तो आपने यहां पर देखा कि CAR, C, A और R। अब देखो C का कोड कितना है 3, A का 1 और R का है 18। अगर मैं इन तीनों के कोड को आपस में ऐड कर दूं 3 + 1 + 18 तो ये हो जाएगा आपका कितना? ये हो जाएगा आपका 19 3 22 22 हो जाएगा। अब यहाँ तो सर 22 आ रहा है, यहाँ तो 88 लिखा है। 22 से 88 कैसे आएगा? आपने कहा एक काम करिए 22 में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 22 में अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 88 आ जाएगा। अब सेम यही कॉन्सेप्ट आपको बाइक में लगाना है। अगर सेम यही कॉन्सेप्ट लगाने पर अगर ऑप्शन में दिया गया जो आंसर वो आ जाएगा तो फिर आपका लॉजिक सही है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो हम लॉजिक लगा रहे हैं, भाई हमको क्या है जो लॉजिक हम लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा वो ऑप्शन में भी होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम लगाते हैं लेकिन हमारा आंसर कुछ अलग आता है, ऑप्शन में दिया गया आंसर कुछ अलग आता है। तो ऐसा नहीं है कि आपका लॉजिक गलत है, आप वो लॉजिक नहीं ढूंढ पा रहे, वो लॉजिक नहीं पकड़ पा रहे जो एग्जामिनर ने सोच के आपको आंसर वहां पे क्वेश्चन बनाया है। इसलिए आपको क्या करना है, उस लॉजिक को पकड़ना है। जब आप उस लॉजिक को पकड़ लेंगे तो अपने आप वही आंसर आएगा। देखो जरा इसको चेक करते हैं भाई। अब देखो हम 88 तो यहां पर ले आए, ठीक है। अब जरा बाइक में सेम यही कॉन्सेप्ट लगाते हैं, BIKE, ठीक है ना। तो अब जरा देखो हम अगर इसके कोड की बात करें तो B का 2, I का 9, K का 11, E का 5। जरा इसको सबको ऐड कर लीजिए। 2 + 9 + 11 + 5 तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 9 और 11 हो जाएगा 20, 25, 27 हो जाएगा। यहाँ 4 का मल्टीप्लाई किया था, यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई करिए। 4 7 जा 28, 2 आपका होल्ड हो गया, 4 2 जा 8 और 2 हो जाएगा आपका 108 है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो गया, आपका लॉजिक भी सही है, ठीक है ना। अगर इसके आधार पे आंसर है तो कुछ हम और सोचते हैं।
ठीक है। तो इसलिए जो है कभी ये मत घबराइए कि नहीं सर मेरा लॉजिक गलत है ना, कि गलत है क्या। आपका लॉजिक गलत नहीं है, आप उस लॉजिक को नहीं पकड़ पा रहे जिसके आधार पे एग्जामिनर ने सोचकर वो क्वेश्चन बनाया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर केवल मेन बात होती है लॉजिक की, ठीक है। लॉजिक अगर आपको समझ में आ गया तो आप एक ही बार में आंसर दे पाते हैं, नहीं फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि आपको बाद में स्किप करना पड़ता है जब आप लॉजिक नहीं पकड़ पाते, चीज़ों को नहीं समझ पाते। तो जब भी अल्फ़ाबेट की बात हो हमेशा आप जो है उसके किससे करें, उसके कोड से उसको सॉल्व करें, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जरा आंसर देखिए भाई क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मैथमेटिकल ऑपरेशन से। किससे पूछा गया है? मैथमेटिकल ऑपरेशन से, ठीक है। क्वेश्चन है कि इफ माइनस स्टैंड फॉर एडिशन एंड डिवीजन स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन एंड प्लस स्टैंड फॉर डिवीजन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यदि माइनस का अर्थ जोड़ है, भाग का अर्थ गुणा है, गुणे का अर्थ घटाव है और प्लस का अर्थ भाग है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इन चारों में कौन सा सही आपको बताना है। तो यहां पर देखो आपको 4 इक्वेशन दिए, इसमें से कोई एक सही है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहला काम है सिंबल को रिप्लेस करना। सर ये सिंबल को रिप्लेस करने का क्या मतलब है? सिंबल को रिप्लेस करने का ये मतलब, जैसे कह रहा है कि मल्टीप्लाई, अब यहां लगा है मल्टीप्लाई, यहां कह रहा है कि मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। गुणे का अर्थ क्या है? घटाव है। तो एक चीज देखो, जहां पे मल्टीप्लाई लगा वहां पहले आपको माइनस लिखना है, ठीक है ना। सबसे पहला काम क्या है? सिंबल को रिप्लेस करना। तो जरा रिप्लेस कर देते हैं। देखो जरा यहां पे देखिए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन, तो यहां पे लग जाएगा माइनस। फिर आगे देखो दे रहा है कि माइनस स्टैंड फॉर एडिशन, तो यहां पे लग जाएगा प्लस। डिवीजन स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो यहां पे लग जाएगा मल्टीप्लिकेशन। प्लस स्टैंड फॉर डिवीजन, तो यहां पे लग जाएगा डिवीजन, ठीक है ना। यहां पर भी देखो माइनस किसके लिए है? तो आपने कहा कि माइनस स्टैंड फॉर एडिशन, तो यहां पे प्लस लग जाएगा, ठीक है ना। प्लस किसके लिए है? तो प्लस डिवीजन, तो यहां पे डिवीजन लग जाएगा। डिवीजन किसके लिए है? तो मल्टीप्लिकेशन, यहां पे मल्टीप्लिकेशन लग जाएगा। मल्टीप्लिकेशन का अर्थ क्या है? सब्ट्रैक्शन, तो यहां पे माइनस लग जाएगा। क्लियर है। इसी प्रकार से यहां पे सी में आप चेंज कर लो, तो 25 माइनस किसके लिए? एडिशन, तो प्लस आ जाएगा। प्लस किसके लिए है? तो आपने कहा डिवीजन आ जाएगा। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन माइनस। प्लस जो है आपका प्लस स्टैंड फॉर प्लस डिवीजन, तो यहां पे आ जाएगा डिवीजन माइनस एडिशन, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन माइनस। तो सबसे पहला काम क्या है आपका? सिंबल को रिप्लेस करना। अब सिंबल को रिप्लेस करने के बाद आपको यहां पर लगाना है BODMAS। क्या लगाना है? BODMAS। अब आपको लगाना है BODMAS, ठीक है ना। क्या लगाना है? BODMAS लगाना है। BODMAS के आधार पे ही आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। और एक चीज ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन में क्या है भाई, यहां पे जो है देखो ये इक्वेशन दिया गया, इधर इक्वल टू 16 दिया गया है। तो यहां पर आपको क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तभी तो इक्वेशन आपका बराबर होगा। ये हो जाएगा आपका राइट हैंड, तभी तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इधर 16 लिखा कर, इधर भी 16, इसको सॉल्व करने पे आ गया तो ये आपका सही हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपको करना है। और उसमें क्या उसके लिए क्या लगाना है यहाँ पर? BODMAS के फुल फॉर्म को अगर हम देखें तो B का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपने कहा सबसे पहले ओपन होगा ब्रैकेट, सबसे पहले ओपन होगा ब्रैकेट। अब यहाँ पे ब्रैकेट तो लगा नहीं है, लेकिन अगर लगा हो तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते। ब्रैकेट में सबसे पहले आपका जो है स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट, सबसे लास्ट में लार्ज ब्रैकेट ओपन होता है। फिर जो है ब्रैकेट के बाद O का मतलब हो गया ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है ना। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। हिंदी की अगर बात है तो उसमें का लिख के आता है, ठीक है। D का मतलब क्या हो गया? डिवीजन मतलब भाग,
ठीक है ना, डिवीजन मतलब भाग। फिर आपका आ जाएगा एम, एम का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, एम का मतलब हो गया फिर होगा आपका मल्टीप्लाई। फिर आपका ए का मतलब हो गया, फिर हो जाएगा एडिशन, फिर आप ऐड करेंगे और सबसे लास्ट में आप करेंगे सब्ट्रैक्ट करना। सबसे लास्ट में आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट अर्थात घटाएंगे। ठीक है ना। अब देखो एक चीज जरा समझो, अब यहां पर एक चीज ये आती है सर सारे ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। अगर भाई हम सारे ऑप्शन को चेक करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बात भी सही है। तो फिर कम कैसे करें भाई, कोई ऐसा तरीका जिससे हम कम करके ऑप्शन को चेक कर लें। तो यहां पर देखो एक तरीका ये है कि डिवीजन, अब यहां पे इक्वल्स के बाद एक संख्या जो लिखी है वो पूर्ण संख्या लिखी है, उसमें कहीं भी कोई डेसिमल नहीं लगा है। तो जो आपका डिवीजन होगा ना, वो चूंकि डिवीजन इस चीज को डिसाइड करेगा कि भाई वहां पे वैल्यू पूर्ण आएगी कि वहां पे डेसिमल में आएगी। जैसे अब यहां पे अगर मैं देखूं, देखो यहां पे अगर मैं देखूं तो डिवीजन कहां लगा है, यहां पे डिवीजन यहां पे लगा है। क्या 4 6 से डिविजिबल है भाई? या तो ये संख्या इससे डिविजिबल हो जाए, तो 4 जो है वो 6 से डिविजिबल नहीं है। इधर की वैल्यू मल्टीप्लाई में है 14 मल्टीप्लाई, तो देखो एक दिमाग जैसा सोचो, ये 2 अपॉन कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये 2/3 आएगा। 3 से 14 डिविजिबल नहीं है। अब जरा इसको चेक कर लो बी को, क्या आपका 12 14 से डिविजिबल है? आपने कहा नहीं है। 12 14 से डिविजिबल नहीं है। यहां पे अगर मल्टीप्लाई आएगा तो 2 7 जा 14 आ जाएगा। यहां पे अगर मैं देखूं तो अब देखो 15 5 से डिविजिबल है, 15 5 से डिविजिबल है। सबसे पहले क्या देखना है, डिवीजन। डिवीजन इसलिए क्योंकि इधर आपकी पूरी की पूरी वैल्यू रखी है, तो डिवीजन इस चीज को डिसाइड करेगा कि अगर डिवाइड हो जाएगा तो बात बन जाएगी, नहीं डिवाइड होगा तो फिर कहीं ना कहीं डेसिमल में वैल्यू आएगी। अब जैसे यहां पे देखो क्या 14 4 से डिविजिबल है? नहीं है। हम बगल सॉरी 4 6 से डिविजिबल है? नहीं है। हम इधर की संख्या को जो उसके पास में मल्टीप्लाई की है उसको चेक कर लेते हैं कि जो डिवीजन में नीचे जाएगा क्या उससे मल्टीप्लाई वाली संख्या डिविजिबल है क्या। तो आपने कहा 14 6 से डिविजिबल नहीं है, 2/3 आएगा तो 3 से 14 डिविजिबल नहीं है, इसलिए पहला तो आंसर होगा ही नहीं। दूसरे में भी आपने कहा कि 12 14 से डिविजिबल नहीं है, 12 14 से डिविजिबल नहीं है। ये 14 मल्टीप्लाई 2, 2 7 जा 4, 7 से भी 12 डिविजिबल नहीं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब जरा हम सी को चेक कर लेते हैं, सी को जरा चेक कर लेते हैं भाई। देखो क्या है, 15 5 से डिविजिबल है। देखो यहाँ भी 25 11 से डिविजिबल नहीं, ये भी आंसर सी ही होगा। देखो आप बिना लगाए आप टिक कर सकते हो, आप चाहो तो चेक करके देख लो। देखो 25, अब यहाँ पे क्या है, ये इक्वेशन है आपका जो है, ये इक्वेशन है आपका 25 प्लस 15 डिवाइडेड 5 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 16 है। ठीक है ना। जरा चेक करिए कितना आ जाएगा, 25 प्लस का हो जाएगा आपका 3 इंटू 4 माइनस का हो जाएगा 16, 25 प्लस का हो जाएगा 12 माइनस का हो जाएगा 16। देखो अगर इन दोनों को सॉल्व करें तो माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस का यहां से 4 आ जाएगा, तो 25 माइनस का 4 ये आ जाएगा 21। अब देखो इधर भी 21 आ गया, इधर भी 21 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड क्या हो गया, तो यही ऑप्शन आपका सही हो गया। तो आप बिना चेक करे भी इसको डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। तो मेन आपका यहां पर क्या चेक करना है आपको, डिवीजन। ठीक है ना भाई। पहले में देखा आपने कि 14 4 से डिविजिबल नहीं है। हम ये भी हमने देख लिया कि जो आपका उसके बगल में जो मल्टीप्लीकेशन वाली वैल्यू है, जैसे आप 14 मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन 6, तो ये 2/3 आएगा, लेकिन 3 से 14 डिविजिबल नहीं है। यहां भी हमने चेक कर लिया कि यार यहां पे 12 14 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 14 2 से है, लेकिन ये मल्टीप्लाई में अगर 2 ये हो जाएगा आपका 2 7 जा 14, 12 अपॉन 7, 12 से अभी भी 12 आपका 7 से डिविजिबल नहीं है। यहां भी देखिए 25 11 से डिविजिबल नहीं है। यहां पे बगल वाली संख्या कोई मल्टीप्लाई में भी नहीं है। ठीक है, इसलिए आंसर क्या होगा, 100% क्लियर था कि आपका ऑप्शन सी ही होगा। बिना आप जो है इसको सॉल्व किए आंसर टिक कर सकते हैं। क्लियर है, ये सबसे आसान तरीका होता है ऐसे क्वेश्चनों को करने का। इसके अलावा दूसरा कोई शॉर्टकट होता ही नहीं इसका, या तो फिर आप सबको एक एक करके चेक करो। ठीक है ना। लेकिन हाँ ध्यान रखना कि
सिंबल रिप्लेसमेंट करने के बाद ही आपको जो है सॉल्व करना है, और सॉल्व आपको करना है BODMAS के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, क्लियर है। और एक बात, डिवीजन के पहले भी देखो मल्टीप्लाई है, डिवीजन के बाद भी मल्टीप्लाई है, लेकिन अगर ऑफ लिखा है, ऑफ लिखा आ जाए तो वो डिवीजन के पहले मल्टीप्लाई होगा, लेकिन अगर मल्टीप्लाई का सिंबल लगा मिल जाए तो वो डिवीजन के बाद होगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है काउंटिंग ऑफ फिगर से पूछा गया है, ठीक है ना, आकृतियों की गिनती। क्वेश्चन है कि आपका फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड इन द गिवन फिगर, दी गई आकृति में बने त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये आपके सामने एक आकृति, आपको बताना है इसमें कितने ट्रायंगल हैं, 32 है, 31 है, 30 है कि 29 है। तो देखो इसको करने का बहुत आसान सा तरीका है। देखो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है कि कभी भी अगर आपका ट्रायंगल इस प्रकार से बना हो और उसमें जो है वर्टिकल लाइन इस प्रकार से खींची जाए, वर्टिकल लाइन इस प्रकार से खींची जाए, कितनी भी लाइनें खींची जाए, आपको क्या करना है, उसकी नंबरिंग कर लेना है। 1 2 3 4 और 5 हमने नंबरिंग कर दी और सबको आपस में ऐड कर देना है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना हो जाएगा टोटल, 5 और 9 3 12 2 14 1 15। इसमें आपके 15 ट्रायंगल बनेंगे। बात मेरी समझ में आ रही है। जब भी आपको कोई ऐसा ट्रायंगल दिखता है जिसमें आपकी वर्टिकल लाइन खींची जाती है और आपसे पूछा जाता है कि इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे, तो आपको क्या करना है कि पार्ट की नंबरिंग कर लेनी है और जितना टोटल नंबर आएगा सबको आपस में ऐड कर देना है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल आपको मिल जाएंगे। अब देखिए जरा, अगर इस कॉन्सेप्ट को हम यहां पर लगाते हैं तो यहां पर आपको दिखेगा, देखो एक तो ये ट्रायंगल दिख रहा है, एक तो ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ये ट्रायंगल। इस ट्रायंगल की अगर मैं नंबरिंग कर दूं, देखो इसको मैं नाम दे दूं A, इसको नाम दे दूं B, और इसको यहां पे इसको मैंने नाम दे दिया C, ठीक है ना, ओके। इसको नाम दे दिया इस पॉइंट को E, यहां पे इस पॉइंट को दे दिया D, ठीक है ना। इसको मैंने क्या दे दिया, यहां पे इसको मैंने नाम दे दिया D, यहां पे इसको दे देते हैं D, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें तो ये पॉइंट आपने दे दिए इस पॉइंट को नाम G। अब जरा देखो, अगर मैं यहां पर जो है सबसे पहले मैंने ले लिया ABC, ABC ले लिया। ABC में आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से ट्रायंगल बना है, कुछ इस प्रकार से बना है। देखो कितने हैं, 1 2 3, तो आपने यहाँ पे कर दिया 1 2 और ये हो गया 3, ठीक है ना। इसको और अच्छे से बना लेते हैं भाई। यहाँ पे जो है ऐसा कुछ बना हुआ है, 1 2 फिर आपका ये हो गया 3, ठीक है। अब जरा इसकी नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4, कितना है, 4 है। सबको ऐड कर दो, 1 + 2 + 3 + 4, तो ये हो जाएगा आपका 10। कितना हो जाएगा, 10। इसी प्रकार से यहां भी देखो, इसी प्रकार से यहां भी देख लीजिए आपका 1 2 3 4, तो यहां से भी आपके 10 मिल जाएंगे। 1 2 3 4, यहां से भी आपको 10 मिल जाएगा, और यहां से तो आपने 10 निकाल लिए। कितने हो गए टोटल? अगर ट्रायंगल की बात करें, अगर हम बात करें टोटल ट्रायंगल की, टोटल ट्रायंगल कितने हैं, तो आपने कहा कि टोटल ट्रायंगल की बात करें तो यहां से मिले हमें 10, हमें 10 मिले BGE से, 10 मिले हमें DCE से, ठीक है ना, प्लस एक ट्रायंगल देखो ये हो जाएगा, एक ट्रायंगल आपको ये दिख रहा है, एक ट्रायंगल आपको ये दिख रहा है, ये हो जाएगा आपका कौन सा, BCE। एक ट्रायंगल आपको BCE दिख रहा है तो प्लस का 1 ये और कर दीजिए, ठीक है ना। अब देखो एक ट्रायंगल ये सबसे बड़ा वाला दिख रहा है आपको, एक ट्रायंगल ये सबसे बड़ा वाला, ये एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, ये सबसे बड़ा जो है जिसके अंदर सब कुछ समाहित है, जिसके अंतर्गत सारे ट्रायंगल समाहित हैं। एक ट्रायंगल ये हो गया तो प्लस का 1 ये कर दीजिए, प्लस का 1 ये कर दीजिए, कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका 32। कितना आ जाएगा, 32। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। तो तुक्का मारने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आप इस प्रकार से
छोटे छोटे पार्ट में उसको डिवाइड करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो जब भी आपको ट्रायंगल में वर्टिकल लाइन दिखे तो जितने आपके पार्ट हो उसकी नंबरिंग कर लीजिए, उनको सबको आपस में ऐड कर लीजिए, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये क्वेश्चन आपसे नॉन वर्बल रीजनिंग से पूछा गया है, पिक्चर रीजनिंग से। किस टॉपिक से पूछा गया है? पिक्चर रीजनिंग में आपका जो है ये मिरर इमेज से पूछा गया है। ठीक है ना? आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव विच रिसेंबल्स द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन वर्ड। उस विकल्प की पहचान करें जो दिए गए शब्द की सही दर्पण प्रतिबिंब जैसा दिखता है। अब आपको ये एक वर्ड दिया गया है, आपको बताना है कि ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही इसका दर्पण प्रतिबिंब होगा, मिरर इमेज होगी। तो मिरर इमेज में मैं आपको एक चीज बता दूं, मिरर एक होता है, उसको रखने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है वर्टिकल, मिरर अगर ऐसे रखा गया है तो ये होता है आपका वर्टिकल। ये क्या होता है? आपका वर्टिकल होता है। ठीक है ना? वर्टिकल। और अगर मिरर इस प्रकार से रखा जाए, मिरर अगर ऐसा रखा जाए तो ये कहलाता है आपका हॉरिजेंटल रखना। ठीक है ना? ये हॉरिजेंटल रखा गया है और ये आपका वर्टिकल रखा गया है। ठीक है ना? अब एक चीज जरा समझो, यहां पे जो है अगर मिरर वर्टिकल रखा है, दूसरी बात अगर क्वेश्चन में ये ना दिया गया हो, ना मिरर बन के आए कि भाई हॉरिजेंटल है कि वर्टिकल है, तो हम किसको लेके चलेंगे? तो हमेशा हम वर्टिकल की पहले बात करेंगे। ठीक है ना? अगर कोई भी आपका मिरर नहीं बना है वहां पर तो आप किसकी बात करेंगे? पहले वर्टिकल की। अब यहां पर देखो, अगर वर्टिकल मिरर है तो क्या होता है आपका? लेफ्ट से राइट चेंज होता है। ठीक है ना? लेफ्ट से राइट चेंज होता है, राइट से लेफ्ट चेंज होता है। एल का मतलब लेफ्ट हो गया, आर का मतलब राइट हो गया। तो लेफ्ट किससे बदलेगा? राइट से। राइट बदलेगा लेफ्ट से। लेकिन अप एंड डाउन में कोई चेंजमेंट नहीं होता। अप एंड डाउन में नो चेंजमेंट। अप एंड डाउन में नो चेंजमेंट। वर्ड अगर हॉरिजेंटल मिरर रखा है तो अप बदलेगा डाउन से, अप बदलेगा डाउन से, डाउन बदलेगा अप से। लेकिन लेफ्ट एंड राइट में नो चेंजमेंट। ठीक है? बात मेरी दोनों समझ में आ गई। अगर मिरर आपका वर्टिकल रखा है, मिरर क्षैतिज रखा है, तो बायां दाएं से, दायां बाएं से बदल जाएगा, लेकिन ऊपर और नीचे के भाग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर मिरर आपका हॉरिजेंटल रखा है तो आपका अप और डाउन बदलेगा, लेकिन लेफ्ट और राइट नहीं बदलेगा। क्लियर? अब जरा आ जाओ यहां पर, देखो भाई, अब जरा यहां पर आते हैं, देखते हैं क्या आंसर आएगा आपका। देखो यहां पे आपको दिया गया है E, फिर आपका दिया गया है N, फिर आपका दिया गया है D, फिर U, फिर आपका R, फिर A, फिर आपको दिया गया है N, C और E। अब देखो यहां पे एक इस प्रकार से मिरर रख दिया गया, ये मिरर रखा हुआ है। तो यहां पर देखो भाई, जो पास में है वो पास आएगा, जो दूर है वो दूर जाएगा। ठीक है ना? जो पास में है वो पास आएगा, जो दूर है वो दूर जाएगा। तो अब मिरर के नजदीक सबसे पहले कौन है? E। तो E कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ेगा। आपने कहा बिल्कुल भाई, देखो लेफ्ट राइट बदल जाएगा। फिर C आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, देखो इसका लेफ्ट राइट बदल गया। N जो है आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ऐसा कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। देखो ये वाला पार्ट इधर, ये वाला पार्ट इधर। ठीक है ना? A में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, A आपको जैसा है वैसा ही दिखाई पड़ेगा। R में चेंजमेंट आ जाएगा, R कुछ आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा। R के बाद U में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। D आपका बदल जाएगा, D आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा। N फिर से देखो बदल जाएगा, N ऐसा 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 दिखाई पड़ेगा। E फिर से बदल जाएगा, E आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। तो जो पास में वो पास, जो दूर सो दूर। तो शुरुआत में भी भाई आपका E है, लास्ट में भी E है। तो देखो शुरुआत में लास्ट में दोनों में E आएगा। तो अब जरा देखो क्या फर्स्ट हो सकता है? आपने कहा E है, C है, N है, A है, R है, U है, D है। यहाँ पे N नहीं बदला, देखो यहाँ पे N आपका सेम ले लिया गया, जबकि N आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ना चाहिए। तो पहला तो नहीं होगा। दूसरे में देखो ये भी नहीं हो, चूंकि यहाँ पे N नहीं बदला, यहाँ पे N नहीं बदला गया। जरा C देखिए,
सी में आपका ई है, सी है एन ए आर, यू आपका अप और डाउन बदल दिया गया, यू का अप और डाउन बदल दिया गया, जबकि अप डाउन नहीं बदलेगा, लेफ्ट राइट बदलेगा। ठीक है, तो तीसरा भी नहीं होगा, तो फिर आंसर कौन सा होगा? आंसर आपका 100% चौथा होगा। भाई जब तीनों गलत हो गए तो एक तो सही होगा ना। देखो ई सी एन ए आर यू डी एन ई, तो जिस प्रकार से हमने बनाया उस प्रकार से आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। तो समझ में आया। मिरर इमेज की अगर बात करेंगे तो भाई वर्टिकल में लेफ्ट राइट बदलता है लेकिन अप डाउन नहीं बदलता, और जब बात हॉरिजेंटल की होगी तो लेफ्ट राइट नहीं बदलेगा लेकिन अप डाउन बदल जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपका नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करे। अब ये एक आपको श्रृंखला दी गई है, एक सीरीज दी गई है, ठीक है ना, नंबरों की। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। सीरीज है 25, 35, 55, क्वेश्चन मार्क 125। ए बी सी डी में कौन सा आपका नंबर यहाँ पे आएगा आपको बताना है। तो सीरीज का मतलब होता है एक पैटर्न, ठीक है ना, एक पैटर्न फॉलो होना चाहिए, एक रूल फॉलो होना चाहिए, ताकि मुझे आपको आगे बताने की जरूरत न पड़ेगी आगे क्या आएगा, अपने आप कहेंगे हाँ आप यहाँ पर ये आएगा। तो सबसे पहला तरीका क्या है सीरीज को सॉल्व करने का? सबसे पहला तरीका ये है कि उनके बीच के डिफरेंस को देखें। अगर डिफरेंस से बात बन जाती है तो भाई बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सीरीज को सॉल्व करने का कोई एक तरीका नहीं हो सकता। सीरीज के तो अनगिनत तरीके हो सकते हैं भाई। सीरीज कोई आप भी बना सकते हैं, कोई वैल्यू ले लीजिए उसमें कुछ भी कर दीजिए। हमने x एक वैल्यू ले ली उसमें x+2 कर दिया, ठीक है ना, या x² + 1 कर दिया। तो आपको अब हाँ एक बात आपको और करना है कि 1 to 30 स्क्वायर आपको याद कर लेने हैं, वहां से भी आपको बहुत आसानी रहेगी इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने की। अगर भाई स्क्वायर से कोई रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप समझ जाएंगे कि हाँ यहाँ पे स्क्वायर है, अगर आपको स्क्वायर याद है तब। और 1 to 10 क्यूब भी याद कर लीजिए। जैसे अगर हम बात करें तो 125 तो आपका 5 का क्यूब है, लेकिन ये सब संख्याएं किसी का भी क्यूब नहीं है। तो अब यहां पर हम सबसे पहले क्या यहां पे अप्लाई करेंगे? इनके बीच का डिफरेंस जरा देखो भाई। 25 है, फिर 35 है, फिर आपका 55 है, फिर यहां पर क्या आएगा हमें बताना है, फिर 125 है। देखो जरा 25 में कितना ऐड करें? 35 हो जाए, आपने कहा 10 ऐड कर दीजिए। 35 में आपने कहा 20 ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। अब यहां पर देखो अगर मैं यहां पे 30 ऐड करता हूं, अगर मैं यहाँ पे 30 ऐड करता हूं तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा 85। तो यहाँ पे अगर मैं 40 ऐड करता हूं तो 125 आ जाएगा। बिल्कुल देखो भाई 10, यहाँ पे देखो क्या एक सीरीज और बन रही है, 10 + 10 आपका 20, 20 + 10 आपका 30, 30 + 10 आपका 40। आगे अगर हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 50, ठीक है ना भाई। 40 + 10 कितना हो जाएगा? 50। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका? 85 जो है सही आंसर होगा। 85 आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है कह रहा है सेलेक्ट द ऑड वन आउट, विषम को चुने। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्लासिफिकेशन से। किस टॉपिक से पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है क्लासिफिकेशन से, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन से, क्लासिफिकेशन से। तो क्लासिफिकेशन में क्वेश्चनों को हमें कैसे सॉल्व करना होता है? यहां पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 में से 3 किसी प्रकार से समान है, ठीक है ना। एक कोई ऐसा है जो इनमें से डिफरेंट है, वो आपको बताना कौन सा अलग है। भाई 3 जो समान होंगे वो अपना एक ग्रुप बनाएंगे, एक ऐसा है जो उनके ग्रुप में नहीं आता। तो आपको बताना है कि भाई वो जो 3 है वो कौन से ऐसे हैं जिनमें कुछ ना कुछ समानता है। तो यहां पर देखो दिया गया है बे अर्थात खाड़ी, लेक झील, ओशियन महासागर, सी सागर। तो अगर हम यहां पर देखें तो देखो ये जो है आपका जैसे देखो बे हो गया अर्थात खाड़ी हो गई। अगर हम बात करें ओशियन की, बात करें अगर सी की, तो ये नेचुरल होते हैं, ये नेचुरल है, इनको बनाया नहीं जा सकता। ये नेचुरल है, इनको बनाया नहीं जा सकता, ये प्राकृतिक है। लेकिन अगर मैं बात करूं लेक की, अगर मैं बात करूं लेक की, तो ये मैन मेड होगी,
ठीक है ना, मैन मेड होगी, नेचुरल भी हो सकती है लेकिन मैन मेड भी हो सकती है। बाकी ये बाकी जो आपका बे है और ओशियन है और सी है, इनको बिल्कुल भी मैं आदमी के द्वारा नहीं बनाया सकता, ये नेचुरल ही बने मिलेंगे आपको, ठीक है ना। हाँ जी, लेक हो सकती है, नेचुरल भी हो, मैन मेड भी तो हो सकती है, क्लियर है ना। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो बी है बिल्कुल सही आंसर होगा। ये इनके ग्रुप से अलग है, ठीक है ना, ये इनके ग्रुप से अलग है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जरा आंसर बताना है आपको। यहां पर भी देखिए आपसे जो है क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ये नंबर से रिलेटेड है। जिस प्रकार से एनालॉजी 3 पार्टों में डिवाइड होती है, वर्ड एनालॉजी, अल्फाबेट एनालॉजी और नंबर एनालॉजी, वैसे ही क्लासिफिकेशन भी 3 पार्टों में डिवाइड होता है, ठीक है ना। वर्ड क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन, अल्फाबेट क्लासिफिकेशन। अब जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया नंबर क्लासिफिकेशन से, अब यहां पर देखो आपको दिया गया 122, 413, 404, 503। अब अगर हम यहां पे देखो, यहां पे अगर हम सबसे पहले देखें, अगर यहां पे इनके स्क्वायर की बात करते हैं तो भाई स्क्वायर तो नहीं लगेगा, क्योंकि कोई भी संख्या किसी का स्क्वायर नहीं है, कोई भी संख्या किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर का रूल तो नहीं लगेगा। अब अगर हम यहां पर देखें, अगर इनके नंबर्स का एडिशन लगाते हैं, या अगर हम कॉन्सेक्यूटिव नंबर देखें तो 1 के बाद 2 है, यहाँ 4 के बाद 1 है, ये भी नहीं लग रहा, क्योंकि भाई देखो 1 के बाद 2 है, अगर यहाँ पे 4 के बाद 5 होता तो हम कहते हैं ये भाई इसका ग्रुप बनाते हैं, तो ये भी नहीं है। अगर अल्टरनेट में देखें तो 1 के बाद 2, लेकिन यहाँ 4 के बाद 5 नहीं, तो कॉन्सेक्यूटिव नंबर वाला रूल भी नहीं लग रहा। अब अगर इनके नंबर के एडिशन को देखें, देखो जरा 122 को अगर हम ऐड करते हैं 1 + 2 + 2, तो ये हो जाएगा आपका 5। अगर हम यहाँ पे 413 के डिजिट को ऐड करें तो 4 + 1 + 3, ये हो जाएगा आपका 8। अगर हम 404 को ऐड करें तो 4 + 0 + 4, ये भी हो जाएगा देखो 8। अगर हम 503 के डिजिट्स को ऐड करें तो 5 + 0 + 3, ये भी हो जाएगा आपका 8। तो अब देखो इन तीनों के डिजिट्स का जो सम है वो 8 है, लेकिन इसके डिजिट्स का सम 8 नहीं है, और इसीलिए यह इनके ग्रुप से क्या है, अलग है, भिन्न है, क्लियर है। तो यहां पे आंसर हो जाएगा 122, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भाई 9th नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग रीड कर लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 फ्रेंड्स A, B, C, D, E and F are sitting in a row. C is between A and E. B is just to the right of E but left of D. F is not at the right end. Who is at the right end? ठीक है, 6 मित्र A, B, C, D, E और F एक पंक्ति में बैठे हैं। C, A और E के बीच में है। B, E के ठीक दाएं हैं लेकिन D के बाएं हैं। F दाएं छोर पर नहीं है, दाएं छोर पर कौन है? D है कि B है कि E है कि C है? तो अब जरा एक चीज समझो, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया सीटिंग अरेंजमेंट से, और सीटिंग अरेंजमेंट में सीटिंग अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो 3 टाइप उसमें हम पढ़ते हैं, लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। तो ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे लीनियर अरेंजमेंट से, अर्थात रेखीय क्रम से। अब अगर मैं लीनियर अरेंजमेंट की बात करूं, ठीक है ना, तो देखो जैसे ही बात मैं लीनियर अरेंजमेंट की करता हूं, ठीक है ना, लीनियर अरेंजमेंट की करता हूं, तो बात सबसे पहले पंक्ति की आती है, ठीक है ना, सबसे पहले बात होती है पंक्ति की। तो जैसे मैंने आपसे कई बार बताया है कि जहां से हम लाइन को ड्रॉ करना शुरू करते हैं वो हमारा होता है लेफ्ट एंड। ये है हमारा लेफ्ट एंड, ये है हमारा लेफ्ट एंड, और जहां पे आपकी रो खत्म होती है वो है हमारा राइट एंड, वो है हमारा राइट एंड, ठीक है ना। ये तो लेफ्ट एंड और राइट एंड की बात हो गई। जहां पे पंक्ति खत्म हो गई ये कहलाएगा आपका राइट एंड और ये कहलाएगा आपका लेफ्ट एंड। अब एक चीज यहां पर और समझ लीजिए, पंक्ति में जो लोग बैठेंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने चाहो उतने बैठा सकते हैं आप, ठीक है ना।
अब पंक्ति में जो लोग बैठेंगे उनका लेफ्ट राइट किस प्रकार से लिया जाएगा? भाई सिटिंग अरेंजमेंट में मेन यही चीज है कि लेफ्ट राइट कैसे लेंगे, ठीक है ना। तो अब जो पंक्ति में, ये तो रो का क्या हो गया लेफ्ट एंड, ये क्या हो गया राइट एंड। जहां से हमने रो को ड्रॉ करना स्टार्ट किया वो आपका क्या कहलाता है? बिगिनिंग पॉइंट कहलाता है लेफ्ट एंड, लास्ट पॉइंट कहलाता है राइट एंड। अब जो पंक्ति में बैठेंगे उनका लेफ्ट राइट कैसे लेंगे? तो उनका लेफ्ट राइट हमारे आपके लेफ्ट राइट के समान होगा, ठीक है ना। आप हमेशा ये मान के चलिए कि आपकी तरफ नहीं देख रहे, वो आपकी तरह देख रहे हैं। और अगर आपकी तरह देख रहे हैं तो जिस प्रकार से आप बैठे हैं उस प्रकार से आप उनको मान के चलिए, तो यही उनका राइट होगा, ये उनका लेफ्ट होगा। तो यहां पे जरा देखो भाई, यहां पे सपोज करो इस व्यक्ति को अगर हम ले, कोई भी व्यक्ति आप ले लीजिए, इसको हमने ले लिया, तो इसका लेफ्ट राइट क्या होगा? तो आपने कहा कि ये इसका राइट होगा और ये इधर की तरफ इसका लेफ्ट होगा। बिल्कुल बात सही है भाई। मेरा भी चेहरा जैसे ही बोर्ड की तरफ हुआ, देखो आपका मेरा लेफ्ट राइट बिल्कुल सेम हो गया। तो जो मेरा राइट इसका राइट, जो मेरा लेफ्ट उसका लेफ्ट। क्लियर है? इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। नहीं बहुत बार प्रॉब्लम होती है, सर लेफ्ट राइट कैसे लें? तो लेफ्ट राइट आप कैसे लेंगे? जो आपका राइट उसका राइट, जो आपका लेफ्ट उसका लेफ्ट, ठीक है ना। हमेशा ये सोचिए कि वो आपकी तरफ नहीं देख रहा, आपकी तरह देख रहा है। क्लियर है? तो यहां पे लेफ्ट राइट क्लियर हो गया। अब देखो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। हमने सबसे पहला काम क्या किया? इस प्रकार से एक लाइन खींच ली। 6 लोग हैं तो 1 2 3 4 5 और 6, 6 लोग यहां पर हमने बैठा दिए, ठीक है ना। ये क्या कहलाएगा? लेफ्ट हैंड। ये क्या कहलाएगा? राइट हैंड, ठीक है ना। अभी हमें नहीं पता कौन कहां बैठेगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखो क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि C इज बिटवीन A एंड E। देखो C जो है A और E के बीच में है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। देखो C यहां होगा तो A यहां होगा तो E यहां होगा, ठीक है ना। इसको हम इधर भी बना सकते हैं, इसको हम आगे भी बना सकते हैं। C और A और E की स्थिति बदल भी सकती है, लेकिन इतना क्लियर है कि A और E जहां बैठेंगे उसके बीच में आपका C बैठेगा, ठीक है ना। तो ये अभी एग्जैक्ट स्थिति नहीं, इसको हम आगे भी अभी कर सकते हैं, ठीक है ना। हो सकता है यही सही हो या हो सकता है इसको हमें आगे भी बढ़ाना पड़े, ठीक है ना। आगे देखो क्या कह रहा है कि B जो है B E के ठीक दाएं है। B इज जस्ट टू द राइट ऑफ E। अब देखो ये E है ना, E है। अब E का राइट क्या होगा? यही तो होगा आगे की तरफ। तो हमने तुरंत यहां पे बिना किसी देरी के B को बैठा दिया। B इज जस्ट टू राइट ऑफ E। तो आपने कहा E है, यहां पे B बैठ जाएगा, ठीक है ना। B जस्ट टू द राइट ऑफ E बट लेफ्ट ऑफ D। लेकिन D के कहां है? बाएं। अब देखो जो B है वह E के तो दाएं हैं, लेकिन D के बाएं है, तो D यहां पे हो जाएगा, क्योंकि D का लेफ्ट यही तो होगा। देखो D का लेफ्ट इधर की तरफ होगा। लास्ट में क्या कह रहा है कि F इज नॉट एट द राइट एंड। लेकिन अब एक प्रॉब्लम आ गई, F यहां पर नहीं होना चाहिए। भाई यही तो एक जगह खाली, यहां पे F नहीं होना चाहिए। आपने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको हम आगे बैठा सकते हैं, इसको हम आगे जो है ले जा सकते हैं। अब यहां पर आपने इसको हटाया, इसको एक कदम और आगे बढ़ा दिया, और यहां पर आपने A को बैठाया, यहां पे आपने C को बैठाया, यहां पे आपने C को बैठाया, यहां पे आपने E को बैठाया, यहां पे आपने किसको बैठाया? B को, और यहां पे आपने बैठा दिया D को, ठीक है ना। और यहां बैठा दिया F को। भाई राइट एंड में नहीं, लेफ्ट एंड में तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो आपका F हो गया लेफ्ट एंड में। यहां पूछा है कि हु इज एट द राइट एंड, तो आंसर हो जाएगा आपका D। आंसर हो जाएगा आपका D। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। दाएं छोर पर कौन है? दाएं छोर पर आपका D है। क्लियर है? और A और E की स्थिति भी क्लियर है, क्योंकि हम अगर A को यहां रखेंगे तो फिर जो है, और E को यहां रखेंगे तो E के जस्ट राइट में आपका B नहीं हो पाएगा। इसलिए A और E की भी स्थिति क्लियर, इनको हम यहां से हटा नहीं सकते। अब क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करिए भाई। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है? इफ OWL इक्वल्स टू 50 एंड N इक्वल्स टू 14 देन टाइम इज व्हाट। यदि OWL की जो वैल्यू है वो 50 है और N इक्वल्स टू 14 है, तो टाइम इक्वल्स टू कितना होगा भाई? 45 होगा, 47 होगा, 43 होगा, 49 होगा। अब ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे कोडिंग डिकोडिंग से। किससे पूछा गया? ये आपका पूछा गया कोडिंग डिकोडिंग से। कोडिंग
डिकोडिंग से, ठीक है ना, कोडिंग डिकोडिंग। और कोडिंग डिकोडिंग की जैसे ही हम बात करते हैं तो बात होती है अल्फ़ाबेट की, और जैसे ही बात होती है अल्फ़ाबेट की बात होती है 1 to 26 की। अब जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कि n इक्वल्स टू 14 दिया गया है, n इक्वल्स टू कितना दिया गया है 14। सर इसका क्या मतलब है n इक्वल्स टू 14? तो इसका मतलब यह है कि हर एक अल्फ़ाबेट का जो आपका प्लेस वैल्यू है वो आपकी जो है उसी के अकॉर्डिंग लेनी है। जैसे सपोज करो अगर मैं यहां पे लिख देता कि n इक्वल्स टू आपका 28, अगर यहां पे लिखा होता कि n इक्वल्स टू 28, इसका मतलब यह हो जाता कि जो उसकी प्लेस वैल्यू है वो दुगनी करके लेना है। कितने कैसे लेना है? दुगना करके लेना है। या फिर n इक्वल्स टू अगर 7 लिखा हो तो उसकी हाफ करके लेना है, ठीक है ना। ये यहां पर इस चीज को बताता है। तो n इक्वल्स टू 14 का मतलब हो गया कि आप जो O की प्लेस वैल्यू लेंगे वो 15 लेंगे, W की 23 लेंगे और L की 12 लेंगे, T की आप 20 लेंगे, I की 9 लेंगे, M की 13 लेंगे और E की 5 लेंगे। तो अब सबसे पहले जब भी आपसे कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहले आप वहां पे लगाएंगे एडिशन। किसका एडिशन? जो अल्फाबेट हैं उनके डिजिट्स का, उनके जो प्लेस वैल्यू है, जो कोड है, उसका एडिशन। जैसे यहां पर देखें, अगर यहां से बात बन जाती है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। नहीं, जैसे आप एडिशन निकालते हैं तो वहां पर आपको समझ में आ जाता है कि भाई कुछ भाग तो नहीं करना, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई तो नहीं करना। लेकिन सबसे पहला काम है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले अल्फाबेट के डिजिट्स का जो सम है वो निकाल लीजिए, ठीक है। जैसे यहां पर देखो भाई OWL, अब आपको पता है मैंने आपको अल्फाबेट के कोड बताए थे, A1 B2 C3 D4 E5, ठीक है ना, F6 G7 H8 I9 J10 K11 L12 M13 N14 O15 P16, ठीक है ना, Q17 R18 S19 T20 U21 V22 W23 X24 Y25 Z26। तो यहां पे जरा देखें, अगर मैं O की बात करूं तो 15 W23 L25, जरा इनको ऐड करिए, 15 प्लस 23 प्लस 12, तो 15 12 कितना हो जाएगा? 15 12 हो जाएगा 27, 27 और 23 हो जाएगा 50। तो देखो इनके जो अल्फाबेट हैं उनका जो कोड है उनका टोटल एडिशन 50 हो रहा है, 50 ही तो यहां लिखा है। तो यही सेम आप लगा दीजिए टाइम में, यही सेम कॉन्सेप्ट लगाइए टाइम में, TIME। टी का कोड कितना होता है? तो आपने कहा 20, I का होता है 9, M13 और E5, सबको जरा ऐड करें, 20 प्लस 9 प्लस 13 प्लस आपका 5, तो ये हो जाएगा 29 और 5 हो जाएगा 34 और 10 हो जाएगा 44, ये हो जाएगा 47। कितना हो जाएगा? 47। देखो 47 आपका दिया गया, तो 47 आपका सही आंसर होगा। कितना आ जाएगा? 47 आ जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 11th नंबर क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अरेंज द वर्ड्स, ठीक है ना, अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन ए मीनिंगफुल सीक्वेंस। नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड से। किससे पूछा गया है? लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड से। इन वर्डों को एक लॉजिकल सीक्वेंस में लगाना है जिससे एक लॉजिक बने, एक क्रम बने उसका। क्या क्या वर्ड दिए गए हैं? की अर्थात कुंजी, डोर दरवाजा, लॉक ताला, रूम कमरा, स्विच ऑन चालू करें। अब देखो आपको यहां बताया गया कि ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही होगा, कौन सा यहां पर सबसे पहले आएगा, ठीक है ना। ये जो आपको 5 1 2 4 3 जो लॉजिकल क्रम दिया गया है, ये इनके इस नंबर के आधार पे दिया गया है जो 1 2 3 4 5 यहां पे लिखा हुआ है। अब यहां पर अगर आप देखें तो यहां पे अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो चालू करना है हमें क्या? लाइट। क्योंकि चालू करें, अब देखो चालू क्या करें भाई? स्विच ऑन कर दें, स्विच ऑन। अब स्विच ऑन कहां होगा? कमरे के अंदर होगा। कमरा है तो कमरे में ताला भी लगा है, क्योंकि भाई ताले के भी जिक्र है। दरवाजा है
तो अब अगर यहां पे हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले हमें चाहिए की, सबसे पहले हमें चाहिए भाई, अब दरवाजा है, कमरा है, कमरे में दरवाजा है, दरवाजे में ताला लगा है, तो सबसे पहले अगर आपको स्विच ऑन करना है, ठीक है ना, स्विच ऑन करना है तो सबसे पहले आपको ताला खोलना होगा। ताला खोलने से भी पहले आपको जो है चाबी चाहिए, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, की, ठीक है ना, सबसे पहले चाहिए आपको की मिल गई, की से आपने खोल दिया लॉक, की से खोल दिया आपने लॉक, ठीक है ना, लॉक के बाद आपने खोल दिया डोर, लॉक जैसे ही खोला तो खुल गया आपका डोर, ठीक है ना, डोर के बाद अब देखो एक बात आती है, जैसे हमने डोर खोला तो डोर के बाद अब यहां पर आगे क्या होगा, ठीक है, तो सबसे पहले की के बाद हमने क्या खोला, की से जो है हमने लॉक खोल दिया। अब लॉक के बाद जैसे हमने दरवाजा खोला, हम कहां पहुंचे, रूम के अंदर, हम कहां पहुंचे, रूम के अंदर, तब हमने स्विच ऑन किया। तो अब हम आ गए रूम के अंदर और अब हम कर देंगे स्विच ऑन, अब हम कर देंगे स्विच ऑन, जिसके लिए हमसे कहा गया था कि आपको स्विच ऑन करना है, ठीक है ना। तो वहां पे कमरे में हम गए तो देखा कि ताला लगा था, तो भाई उसने कहा चाबी दो, चाबी से हमने ताला खोला, ताले के बाद दरवाजा खोला, दरवाजे के अंदर हम रूम के अंदर गए, वहां हमने स्विच ऑन कर दिया। तो ये इसका लॉजिकल क्रम होगा, सबसे पहले देखो 1 आएगा, फिर आपका 3 आएगा, फिर आपका 2 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, सबसे लास्ट में 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1 किस किस में है, इन दोनों में तो 1 शुरुआत में है ही नहीं, इन दोनों में है, तो 4 5 आंसर आपका डी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। 1 3 2 4 5 आपका सही आंसर होगा, इसका सही लॉजिकल सीक्वेंस होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है सिलोगिज्म से। किसे दिया गया है, सिलोगिज्म से, ठीक है ना। इसको हम जो है स्टेटमेंट कंक्लूजन के नाम से भी जानते हैं, एक कथन और निष्कर्ष के नाम से। अब यहां पर जैसे आपका सबसे पहले पढ़ते हैं, देखो क्या दिया गया है, कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू एंड डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन्स कैन डेफिनेटली बी ड्रॉन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। दिए गए कथन को सत्य माने और तय करें कि दिए गए कथन में से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। अब देखो यहां पर आपको साफ बताया गया कि जो स्टेटमेंट है उसको आपको ट्रू मानना है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। जो वो कहेगा, जो भी वो कहेगा, उस बात को हमेशा आपको 100% सत्य मानना है, ठीक है ना। अब देखो यहां पे स्टेटमेंट आपका दिया गया है सम मेन आर गुड, दूसरा दिया गया है सम मेन आर वाइज, कुछ पुरुष अच्छे हैं, कुछ पुरुष बुद्धिमान हैं। अब ये कंक्लूजन दिया गया है आपका पहला कि सम वाइज मेन आर गुड, कुछ बुद्धिमान पुरुष अच्छे हैं। दूसरा है सम गुड मेन आर वाइज, कुछ अच्छे पुरुष बुद्धिमान हैं। अब आपको जो आंसर देना है वो ए बी सी डी के आधार पे देना है। ए कब देना है कि ओनली सेकंड फॉलोज तो ए देना है, ओनली फर्स्ट फॉलो तो बी देना है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो तो सी देना है, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो तो आंसर डी देना है। तो आंसर जो आप देंगे वो ए बी सी डी के अकॉर्डिंग देंगे, ठीक है ना। अब देखो इसको करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम स्टेटमेंट के आधार पर बनाते हैं डायग्राम। डायग्राम अगर हम बात करें तो आपके सिलोगिज्म में 3 जो है वर्ड मेन होते हैं। कौन कौन से, एक आपका सम, एक आपका ऑल और एक आपका नो एनी, ठीक है ना, नो एनी। अगर हम तीनों की बात करें इनका डायग्राम कैसे बनता है, जैसे मैं स्टेटमेंट के थ्रू आपको समझाता हूं। मैंने स्टेटमेंट ले लिया कि सम जी आर एच, सम जी आर एच, तो सम के लिए इस प्रकार से डायग्राम बनेगा, ये हो जाएगा जी, ये हो जाएगा एच, ठीक है ना। दूसरी बात, जो जानकारी आपको दी गई है वो तो आपके लिए 100% है, जिसके बारे में आपको नहीं पता, ठीक है ना, जो आपसे नहीं बताया गया वो आप नहीं कह सकते, ठीक है ना। वो पॉसिबिलिटी में सही होगा लेकिन 100% आप नहीं कह सकते कि ना ऐसा है। अगर पॉसिबिलिटी की बात है तो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। जैसे मैं कह दूं कि सम जी आर एच, ये मैंने आपसे कहा, किसी ने आपसे पूछा सम एच आर जी, आपने कहा बिल्कुल सही है। अगर मैं कहूं कि सम एच आर नॉट जी, आपने कहा इसके बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई। तो जितनी जानकारी स्टेटमेंट में आपको दी जाती है वो आपके लिए 100% होती है, बाकी जो जानकारी नहीं दी जाती उसको आप कह नहीं सकते। भाई वो बिल्कुल हो सकता, अगर पॉसिबिलिटी वहां पे लग के आती है
कि अगर ऐसा आ जाए कि सम जी आर नॉट एच इज ए पॉसिबिलिटी, बिल्कुल 100% क्लियर है। दूसरी बात आती है ऑल की। तो अगर यहां पे जैसे मैंने स्टेटमेंट इसी को ले लिया कि ऑल जी आर एच, तो इसके लिए कैसा डायग्राम बनेगा, देखो ये हो गया जी और ये हो गया एच। जी का पूरा जो है सर्कल किसके अंतर्गत आएगा, एच के अंतर्गत। अब यहाँ पे इसको आप ऐसे समझ लो कि जो छोटा सर्कल होता है वो बड़े सर्कल में सम और ऑल दोनों पार्ट आता है। सम जी आर एच सही है, ऑल जी आर एच सही है, लेकिन जो बड़ा सर्कल होता है वो छोटे सर्कल में सम पार्ट आता है। सम एच आर जी सही है लेकिन ऑल एच आर जी सही नहीं है। क्लियर है। और तीसरे स्टेटमेंट की अगर हम बात करें और यहां पे हमने ले लिया कि नो जी आर एच, नो जी आर एच, तो इसके लिए बनेगा ये आपका हो गया जी और ये हो गया आपका एच। जी और एच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना, नो जी आर एच, ठीक है ना। तो नो जी आर एच तो नो एच आर जी, भाई कोई भी जी एच नहीं है तो कोई भी एच जी नहीं। क्लियर है। तो ये डायग्राम बनेगा सम के लिए, ये ऑल के लिए और ये नो एनी के लिए। क्लियर। अब आते हैं अपने स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट के थ्रू हम बनाएंगे डायग्राम और फिर उसके आधार पे हम निकालेंगे कंक्लूजन। जैसे स्टेटमेंट कह रहा है कि सम मेन आर गुड। अब देखो सम मेन आर गुड, सम मेन आर वाइज, तो यहां पे हमने बना दिया मेन, यहां पे हमने बना दिया मेन। सम मेन आर गुड, तो ये हो गया गुड का सर्कल, और सम मेन आर वाइज, ये हो गया वाइज का सर्कल। कुछ आदमी अच्छे हैं, कुछ आदमी बुद्धिमान हैं, तो ये तो बन गया स्टेटमेंट के आधार पे आपका डायग्राम। अब आते हैं कंक्लूजन पे। देखो फर्स्ट और सेकंड दो कंक्लूजन दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्या कह रहा है कि सम वाइज मैन आर गुड, सम वाइज मैन आर गुड, कुछ बुद्धिमान पुरुष अच्छे हैं। तो अब देखो यहां पर वाइज और गुड में कोई रिलेशन है क्या, वाइड और जो है वाइज और गुड में कोई रिलेशन है क्या, नहीं है भाई। यहां पे कह रहा है कि सम वाइज मैन आर गुड, कुछ बुद्धिमान पुरुष अच्छे। अब बुद्धिमान में और गुड में तो कोई आपका जो है रिलेशन ही नहीं है। जब रिलेशन नहीं है तो पहला आपका गलत, पहला आपका गलत है। दूसरा कह रहा है कि सम गुड मैन आर वाइज, कुछ अच्छे पुरुष बुद्धिमान हैं, ये भी आपका गलत है। क्यों? क्योंकि वाइज में और गुड में जो है कोई भी रिलेशन नहीं है। भाई कुछ बुद्धिमान पुरुष अच्छे हैं कि कुछ अच्छे पुरुष बुद्धिमान हैं, हम दोनों जो है नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि भाई सम वाइज आर, कुछ पुरुष क्या है, बुद्धिमान हैं, कुछ पुरुष अच्छे हैं। अब बुद्धिमान और अच्छे में कोई रिलेशन ही नहीं बताया गया, इसके बारे में हमें कोई स्टेटमेंट में जानकारी नहीं दी गई। जब जानकारी नहीं दी गई तो हम अपने से कुछ नहीं कह सकते, इसलिए पहला भी गलत और दूसरा भी गलत। क्लियर है। तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो है पूछा गया है पिक्चर रीजनिंग से, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग टॉपिक से। किससे पूछा गया है? पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि अ पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज shown below in the given figures from the given options indicates how will it appear when opened। कागज के एक टुकड़े को मोड़कर काट दिया जाता है जैसा कि नीचे दी गई आकृतियों में दिखाया गया है। दिए गए विकल्पों में से कौन यह बताता है कि खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। अब देखिए ये जो आपको बताया गया एक्स वाई जेड में, ये बताया गया कि किस प्रकार से एक पेपर था उसको फोल्ड किया गया। जो डॉट डॉट लगा है ये बताता है कि किस प्रकार से पेपर को फोल्ड कर दिया गया। सबसे पहले ये पेपर था, इसको इधर फोल्ड कर दिया गया, ये पार्ट फोल्ड कर दिया गया, फिर ये पार्ट फोल्ड कर दिया गया। अब ये आपके पास बचा और इसको इस प्रकार से कट कर दिया गया। इस प्रकार से एक सर्कल नुमा आकृति, ऐसी आकृति कट कर दी गई है, कुछ ऐसी, ठीक है ना, इस प्रकार से कट कर दिया गया। अब जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये किस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। जैसे अगर हम फर्स्ट की बात करें तो क्या फर्स्ट तरीके से दिखाई पड़ेगा। तो आपने कहा कि बीच में सर्कल तो आएगा, बीच में सर्कल आएगा, क्योंकि भाई देखो जब इसको ओपन करेंगे, जब इसको ओपन करेंगे तो आधा सर्कल देखो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। जब पूरा ओपन करेंगे तो ये पूरा का पूरा ऐसा सर्कल दिखाई पड़ेगा यहाँ पे ऐसे, तो बीच में सर्कल तो आएगा, ठीक है ना। दूसरी बात,
जो सबसे पहले फोल्ड होगा वो सबसे लास्ट में ओपन होगा, जो सबसे लास्ट में फोल्ड होगा वो सबसे पहले ओपन होगा। अब जरा देखो, अगर हम देखें तो यहाँ पे दो कट आपने कहा नहीं, ये कट एक ये है, दो ये है, तीन ये है, तो बीच में सर्कल आएगा, सर्कल तो सब में है। अगर हम बात करें तो एक यहाँ पर देखो कट आएगा आपका, एक कट आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा कट आपको दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा जब आप देखेंगे तो एक कट आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये कट आपका ऊपर भी जाएगा, ये कट इधर भी आएगा, चार कट आपको दिखाई पड़ेंगे। तो पहला तो नहीं होगा, पहला तो नहीं होगा। दूसरी बात, ये जो कट है वो आपका एक सर्कल के आकार में होगा, उसमें कोई ट्रायंगल, कोई भी आपका स्क्वायर नहीं होगा। देखो एक जो है आपका सर्कल के नुमा ऐसे कट किया गया, ध्यान रखना इस बात को। तो पहला तो होगा नहीं। दूसरी बात करो तो ये भी नहीं हो चुकी, देखो यहाँ पे आपका ये स्क्वायर बन रहा है, जबकि यहाँ सर्कल नुमा आपका कट किया गया है। यहाँ पे बात करें तो देखो ये ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे ऐसे ये ट्रायंगल बन रहा है, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। आंसर कौन सा होगा? डी होगा। जब ये तीनों गलत है फिर आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आपका डी जो है बिल्कुल सही आंसर। देखो इस प्रकार से कुछ कट दिखाई पड़ेगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका डी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये आपका पूछा गया है पिक्चर रीजनिंग में एम्बेडेड फिगर से। किस टॉपिक से पूछा गया है? एम्बेडेड फिगर से पूछा गया है। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द वन इन विच द गिवन फिगर इज एग्जैक्टली एम्बेडेड। दिए गए विकल्पों में से उसे चुने जिससे में दी गई आकृति बिल्कुल सन्निहित है। अब कौन सी आकृति है? ये आकृति सन्निहित है। ये आपका जो है फिगर है, ये फिगर है जो आपको बताना है कि ये जो फिगर है वो इनमें से किस में सेम यही फिगर आया है, ठीक है ना। सेम जैसा इसमें दिख रहा है वैसा ही फिगर होना चाहिए। तो क्या फर्स्ट में है क्या? तो फर्स्ट में आपने कहा ना तो फर्स्ट में है, ना तो सेकंड में है, ना तो थर्ड में। साफ साफ दिखाई दे रहा है किसमें? आपका डी में। देखो सेम यही फिगर आपका किसमें बना है? डी में बना है, केवल एक ऊपर से एक लाइन बना दी गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से और कम समय में रीजनिंग के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने जो है इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।